जय हिंद सभी वर्दी प्रेमियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन लर्नर्स में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड की ये क्लास है स्टेटस जीके की क्लास नंबर 12 अपना वर्दी का सपना साकार करने वाली क्लास। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? चलिए दोस्तों, भाई इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या बलबन था। दोस्तों इसकी थोड़ी सी व्याख्या सुनते हैं। अच्छा, सारे के सारे पहले तो क्लास में लास्ट तक बने रहना, ठीक है? कोई भी क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत मेहनत से आज पीपीटी तैयार की गई है और आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। तो मेरी बात पहले आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यदि अपनी वर्दी से प्रेम करना चाहते हो और यदि वर्दी पाना चाहते हो तो क्लास को अंत तक देखना, ठीक है? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये बात तो आप लोगों ने पकड़ ली कि इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए, भाई उसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। अब आपको यहां से पता चल गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश की संस्थापक था, ठीक है? और दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला था, ठीक है दोस्तों? आगे चलो, उसका शासनकाल बहुत छोटा था। देखो उसने शासन बहुत छोटा किया पर नींव उसने रखी थी। 1206 से लेकर के 1210 कितने साल रहे भाई? ये 4 साल ही रहा। आगे देखिए, भाई ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, दानशील के नाम से जाना जाता है। और आगे देखिए, क्योंकि वह उदारता से दान करता था, बिल्कुल दान करता था भाई। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, जो उसके सम्मान में नाम दिया गया है। तो उसके मतलब सम्मान में उसका नाम दिया गया है। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपके 4 या 5 प्रश्न आपके यहाँ से बन गए। उसे भाई लाख बख्श कहा जाता था, दानशील कहा जाता था, उसका शासनकाल 1206 से 1210 वर्ष का था और उदारता से वह दान करता था। समझ में आ गया? उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और गुलाम वंश का संस्थापक था। तो कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को ये कुतुबुद्दीन ऐबक चाचा ने दिए। बताओ, कमेंट करके बताओ कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं सर। समझ में आ गया ना भाई? ये यूपीएसआई का भी फेवरेट प्रश्न है ये। अगला आपका प्रश्न बन रहा है भाई, नाइट्रोजन की खोज किसने की? चलिए दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डैनियल रदरफोर्ड ने कहा किया है, कार्ल बेंज ने किया है, या रिचर्ड गेटलिंग ने किया है। अब बताओ भाई किसने की है? नाइट्रोजन की खोज किसने की है? अरे ये कौन दिख रहे हैं? ये आपके डैनियल रदरफोर्ड चाचा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पहले तो यहां से पकड़ लो आप। इनकी फोटो देख के भी समझ जाते कि भाई ये डैनियल रदरफोर्ड है। अब आगे सुनो, भाई डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की जो खोज की थी उन्होंने 1772 में। कब की थी? 1772 में नाइट्रोजन गैस की वायुमंडलीय वायु में मौजूद अन्य गैसों से अलग किया था। आगे समझ में? चलिए, रदरफोर्ड एक स्कॉटिश चिकित्सक थे। उन्होंने नाइट्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन आवधिक तालिका के 15वें समूह का सबसे हल्का सदस्य है, जिन्हें प्रायः क्या कहा जाता है? निक्टोजेंस कहा जाता है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये देखिए निक्टोजेंस, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आपको पता चल गया होगा नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाते हैं तब घाटा होता है। जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तब घाटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं होता है। जब व्यापार नहीं होता तो कोई घाटा ही नहीं होगा। जब किसी देश का व्यापार संतुलित होता है, तो संतुलित होता है तो भाई वो तो बेनिफिट होता है, ना घाटा होता है ना फायदा होता है, बराबर होता है। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? बताओ, सारे के सारे बताओ। बेसिक सा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी होगा ना भाई, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए। आप सामान ज्यादा भेज नहीं रहे हो, बेच नहीं रहे हो, लेकिन आप मंगवा ज्यादा रहे हो, तो उससे व्यापार घाटा होगा कि नहीं होगा? तो बस यहीं से था आपका ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका बन रहा है उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप से नाम से बताया है, जिसमें कुश्तीबाज
विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। अब ये अखाड़ा क्या है भाई? मलखम है, सिलबम है, कबड्डी है, कुश्ती या पहलवानी है? तो प्यारा सा प्रश्न है। हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश क्या है भाई? कुश्ती एवं पहलवानी के लिए भी विख्यात है। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? अब भाई कौन है ये? यूएनईपी से, एफएओ से, यूनेस्को या विश्व बैंक से? तो बताइए प्यारे साथियों। अरे रेत और धूल तूफान भाई किसने बताया है? ये बताया है आपका एफएओ। चलो कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म? ये आपका है खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है ना? इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में एफएओ। अच्छा चलो कौन बताएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बताइए। 1945 के अंतर्गत की गई थी। समझ में आया ना? 1945 में की गई थी एफओ की स्थापना। ओके। अगला प्रश्न है आपका, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? भाई गलत नहीं करना है इस प्रश्न को, बहुत ही पारंपरिक प्रश्न है। गलत कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगा, दिल टूट जाएगा आपके सर का। चलो भाई बताओ, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? अरे भाई नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है, हिमालय पर्वत को कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता, या फ्यूजी पर्वत को कहा जाता है? कैसे कहा जाता है ब्लू माउंटेन? अरे ऑप्शन नंबर ए होगा ना राइट आंसर। है? गलत कौन सा कर रहा है ये? गलत नहीं करना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? चलो भाई बताओ, गॉडफादर किसने लिखा है? मारियो पुंजो के द्वारा लिखा गया है, विक्टर हुगो के द्वारा लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, या हेराल्ड रॉबिन्स ने लिखा है? किसने लिखा है भाई? गॉडफादर, द गॉडफादर किसके द्वारा कृति है? मारियो पिंजो के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत प्यारी फेमस कोटेशन बुक है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? वायुमंडल परत से प्रभावित होता है, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से प्रभावित होता है, बादल छा जाने से प्रभावित होता है, या वायुमंडल में धूल के कणों से प्रभावित होता है? अब बताओ भाई, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? पढ़ाई की नहीं पढ़ा? मुझे तो आप सही आंसर बता दो, बाकी के नहीं पढ़ा तो यहाँ प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो गया। क्या है सही आंसर? टाइम मत लगाओ यार। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खींची गई थी? भाई डीएनए की जो संरचना है वो किसने की थी? बेसिक सा प्रश्न है, अब बता दो। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, गैंग्रन मंडल ने, या जेम्स वाटर और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी, चार्ल्स डार्विन की गई थी? अब भाई डीएनए की संरचना बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत प्यारा प्रश्न है ये टीचिंग एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। अब बताइए भाई कौन है, किसने की थी? ये की थी आपकी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब ये कौन बताएगा भाई कि कब की थी? चलो है कोई मेरा प्यारा सा भावी वर्दी धारक बच्चा जो बताएगा इसकी स्थापना कब की गई थी, कब खोजा गया था ये? चलिए मैं बताता हूँ, ये खोजा गया था आपका 1953 में इसकी संरचना की गई थी। समझ में आ गया? याद रखना, ये मिल जाएगा आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, या सबसे लेजी बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक? अब बताओ भाई किसने की थी? किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण की स्थापना की थी? पढ़ाई कि नहीं पढ़ा कि भूल गए सारे के सारे? ये की थी भाई आपके रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। अब कब ऐलान किया था, कब की गई थी विमुद्रीकरण की? ये आपकी की गई थी, बहुत प्यारा, ज्यादा पुराना नहीं है, ये आपका 8 नवंबर 2016 में किया था। ओके। अभी अगली बार प्रश्न आपसे पूछ लेगा ये 8 नवंबर 2016 वाला,
आपसे पूछेगा विमुद्रीकरण कब किया था, 2016 में, 2010 में, 2014 में, 2015 में, तो 2016 राइट मार देना, आपका 1 नंबर पक जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? बताओ। भाई बहुत प्यारा सा प्रश्न है। साइबर बुलिंग में होता है, हैकिंग में होता है, मालवेयर में होता है या फिशिंग में होता है? ये जो प्रश्न है ना, ये भारत के सारे एग्जामों में पूछा जाता है और यही प्रश्न ऐसा है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? धोखा देना। ये फिशिंग के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके। अगला आपका प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। सबको पता होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सीवी रमन थे, मदर टेरेसा थी, सरोजनी नायडू थे या रविन्द्रनाथ टैगोर था? अब बताओ भाई, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हमारे बहुत ही सम्मान्य और बहुत ही प्यारे हैं, कौन है भाई बताओ, गलत नहीं करना। ये आपके थे रविन्द्रनाथ टैगोर दादा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलो भाई, उन्हें यह जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब मिला था? ये मिला था उनको 1913 में। ठीक है, ये एक और जानकारी आपको मिली। भाई उनकी जो काव्य रचना कौन कौन सी है? आपकी इनकी गीतांजलि थी। और किस में दिया गया था? ये गीतांजलि में दिया गया था। किस में मिला था? ये गीतांजलि में मिला था उनको। समझ में आया ना? तो भूलना नहीं है, अगली बार गीतांजलि आ जाएगा आपका और मुंह बना के मत चले जाना। ठीक है। और 1913 में। अब चलिए भाई, आपकी आ गई मुद्राओं से प्रश्न। जर्मनी की राजधानी, सॉरी ये राजधानी से पूछ लिया, क्या है? तो सभी को पता होगा, वर्लिंग है भाई जर्मनी की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? वाह भाई, ये कॉन्टिनेंट से पूछ लिया आपका प्रश्न। अब बताओ भाई, क्या है? वाल्वरा है, पेंजिया है, कोलंबिया है या गोंडवाना लैंड है? अरे भाई, क्या है सुपर कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप का क्या नाम है? ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, वाल्वरा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस किस को पता था? अगला प्रश्न है आपका, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? समानता से दर्शाया गया है, आर्थिक प्रणाली से दर्शाया गया है, असमानता से दर्शाया गया है या अस्पष्टता से समझाया गया है? तो इसका अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल है, पहले तो ये बताओ। बेसिक सा है। अस्पष्टता ये आपका है 17 नंबर का। ये बेसिक सा है, आपको पता चल गया होगा, ये एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है, ये भाई साहब इक्वलिटी से दर्शाया गया है, समानता से। समझ में आया? अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो आपसे ये दिनांक दिवस वाले प्रश्न तो आपको मिलेंगे। अभी आपसे पूछ लिया कला दिवस कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 16 अप्रैल को या 13 अप्रैल को? तो भाई आपका विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका है 15 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। अब बताओ भाई, बहुत ही फेमस आर्टिकल है ये। भाई 352 ये किस में है? नए राज्य के गठन की घोषणा से है, लोकसभा भंग करने की घोषणा से है या सीजेआई की नियुक्ति की घोषणा से है या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से है? तो बताओ, उन ये 352 ये आर्टिकल जो है ना आपका बहुत फेमस है, ये राष्ट्रीय आपातकाल से आता है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। ठीक है। अब ये भी पूछ लेगा कि भाई भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? अच्छा, एक प्रश्न और आपका बनता है, वित्तीय आपातकाल का कितना है? 350 है ये। अब पूछेगा वित्तीय आपातकाल कितनी बार पड़ा है, तो उसका आंसर आएगा एक भी बार नहीं। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, पहले तो ये पकड़ लो भाई, कब हुई थी? 1336 में। किसके द्वारा की गई थी? अब बना आपका प्रश्न, भाई कृष्णदेव राव के द्वारा या हरिहर और बुक्का के द्वारा या नरसिंह सलुआ के द्वारा या देवराव प्रथम के द्वारा? भाई बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आईएएस लेवल का प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। अब ये किसने की थी? ये प्यारे साथियों, ये की थी आपकी हरिहर एवं बुक्का ने। ये थे, ये हरिहर महोदय हो गए, ये बुक्का महोदय हो गए, ये इन्होंने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना।
और ये दक्षिण भारत का बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, ठीक है? जिसमें कृष्णदेव राव, तेनालीरामा आप लोगों ने देखा होगा, उसके ये थे ना कृष्णदेव राव भी थे, जो इस विजयनगर साम्राज्य पे इन्होंने भी राज्य किया था और इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है आपका, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्मिया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? चलो दोस्तों, ये बहुत प्यारी कोटेशन है और बहुत प्यारी कृति है। ये भी पूछ लिया जाता है, राउलिंग ने, रोल्ड डाल ने, लुइस ने या टेल्किनियन ने? अब बताइए भाई किसने की है भाई? द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्मिया, इसकी स्थापना मतलब इस बुक को किसने लिखा है, बेसिक सा ये पूछ रहा है। ये आपका है C.S. लुई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वित्तीय बाजारों का विनिमय करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सैन्य सहयोग बढ़ाना, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? क्या वह सूर्य है, भूतापीय ऊर्जा है, महासागर की लहरें हैं, परमाणु ऊर्जा है? भाई पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा। बेसिक सा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में, आपसे पूछ लिया कि भाई जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कौन सा है वो तिथि? 5 मार्च को मनाया जाता है, 4 मार्च को, 7 मार्च को या 6 मार्च को? तो ये मनाया जाता है 5 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और कब से शुरुआत किया था ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो सबको पता होगा भाई, बांग्लादेश की राजधानी है, बताओ बताओ, ये गलत नहीं कर देना, ढाका। कोথায়? ढाका। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भाई राष्ट्रपति महोदय के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास या वित्त मंत्री के पास? तो भाई राष्ट्रीय वित्त आपातकाल की जो घोषणा करने का अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अच्छा ये बताओ, अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? एक भी बार नहीं लगा भारत के अंतर्गत। गलत नहीं कर देना ये प्रश्न। अब यहाँ पे होती है आपकी क्लास कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बने रहिए अपने सर के साथ, अपने एग्जाम में अपने वर्दी का सपना साकार करने वाली क्लास में। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। भाई सबसे पहले गुरुदक्षिणा के तौर पे सर का चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है? ये काम बहुत ज़रूरी करो और बेल आइकन प्रेस कर लेना अपना। आपको मिलते रहें, डेली मैं ये सेशन लेके आ रहा हूँ, बहुत सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगी। अपना आकलन करना है और अंत में मुझे बताना है कि सर आज मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं और गलत हुए हैं। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। तो ठीक है, टेक केयर, फॉर बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।